बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के उदाहरण हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न। तो हल करते हैं प्रश्न पहला। देखिए क्या दिया गया है। पहले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। ये आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन प्रतिलोम अनुपात में है, बताइए। तो देखते हैं पहला, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। अब एक कोई कार्य दिया गया है, मान लीजिए कोई एक घर बन रहा है, उसमें यदि 10 मजदूर लगे हैं, वो कार्य करते हैं 1 साल में पूरा। अब मजदूरों की संख्या कर दी 20, तो कम समय में घर पूरा हो रहा है। फिर मजदूरों की संख्या कर दी 30, तो और कम समय में घर बन के तैयार हो जाएगा। और मजदूर बढ़ा दिए, 40 मजदूर कर दिए, तो और कम समय में घर बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, कार्य जल्दी पूरा हो रहा है। तो यही पूछा गया है कि व्यक्तियों की संख्या और कार्य पूरा करने में लगा समय एक दूसरे के क्या हो गए, प्रतिलोम अनुपात में हो गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रतिलोम अनुपात। तो ये पहला है प्रतिलोम अनुपात में है। क्लियर, समझ में आया कैसे हो गया प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में यही होता है, एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घटती है। दूसरा देखिए, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। एक समान चाल से अगर कार चल रही है तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा उस कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यदि वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटे में कितना है, ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता है तय की गई दूरी बढ़ती है। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं है, सीधे समानुपात में है। क्लियर। तीसरा देखिए, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो जितना क्षेत्रफल या जितना खेत बड़ा होगा उतना ही उसके अंदर फसल ज़्यादा उगा सकते हैं और ज़्यादा फसल कटेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो क्षेत्रफल है वह और काटी गई फसल एक दूसरे के सीधे समानुपाती है। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा काटी गई फसल बढ़ेगी। तो ये भी प्रतिलोम समानुपात में नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखते हैं अगला, फोर्थ, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। एक निश्चित यात्रा है, निश्चित यात्रा मतलब आपका ये फिक्स है कि आपको जैसे जयपुर से जोधपुर जाना है, ये फिक्स है। अब लिया गया समय और वाहन की चाल, तो जैसे जैसे आप वाहन की चाल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप कम समय में पहुंच जाएंगे। आप पहले आपकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तब अगर मान लीजिए आपको 4 घंटे लगते थे जयपुर से जोधपुर जाने में। अब आपने क्या करा, चाल बढ़ा दी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कम समय में आप क्या करेंगे, जयपुर से जोधपुर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे चाल बढ़ेगी लिया गया समय कम होगा। तो इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे, चाल और लिया गया समय प्रतिलोम अनुपात में होंगे। तो कौन सा है, फोर्थ भी क्या है, प्रतिलोम अनुपात में है। आगे देखिए, ये क्रॉस है। नेक्स्ट क्या है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब देख लीजिए, मान लीजिए भारत की बात हो रही है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है प्रति व्यक्ति जो क्षेत्रफल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी किसी भी जगह की वैसे वैसे प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज़ बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, प्रतिलोम अनुपात का। क्लियर। तो पांचवा भी क्या है, प्रतिलोम अनुपात का उदाहरण है। क्लियर, समझ में आ गया। तो आप ऐसे आप यहाँ से छांट सकते हैं कि कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है और कौन सा सीधा समानुपात में है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है, एक टेलीविज़न गेम शो में ₹1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। पुरस्कार की राशि फिक्स है 1 लाख रुपए। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है।
अब यहाँ पूछा गया है एक व्यक्ति को जो राशि मिलेगी वह राशि एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धन राशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, ये आपको बताना है। तो आप देखिए, सोचिए, यदि एक विजेता हुआ तो उसको पूरी पुरस्कार की राशि जो 1 लाख रुपए है वो उसको दे दी जाएगी। 2 विजेता हुए तो क्या होगा, पुरस्कार की राशि उन दोनों में बट जाएगी, एक को 50,000, दूसरे को 50,000। 3 विजेता हो गए तो क्या होगा, पुरस्कार की राशि अब इन 3 जनों में डिवाइड होगी, मतलब पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, 50,000 से कम हो जाएगी। 4 विजेता हुए तो और कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ेगी पुरस्कार की राशि क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब पुरस्कार की राशि और विजेताओं की संख्या एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपात में है। समझ में आया? ये क्लियर है? तो देखिए, अब आपको क्या करना है, इस सारणी को पूरा करना है। एक विजेता था तो पुरस्कार की राशि 1 लाख, 2 विजेता तो 50,000, 4 विजेता तो कितनी होगी, तो ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ज्ञात करना है, y4 y5 y6 और y7 आपको ज्ञात करने हैं। ये क्लियर है? तो देखते हैं हल कैसे करेंगे। हल, माना कि विजेताओं की संख्या बराबर क्या मान लिया आपने, x, और पुरस्कार की राशि को आपने क्या मान लिया, y मान लिया। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार ये x और y में बन जाएगी टेबल। x, विजेताओं की संख्या x मानिए 1 थी तो पुरस्कार की राशि 1 लाख। क्लियर? विजेताओं की संख्या 2 हुई तो पुरस्कार 50,000 का हो गया। 4 हुई तब आपको पूछा है, ये क्या हो गया, y3 पूछा गया आपसे। 5, अब और क्या पूछा है 4 के बाद, 5, 8, 10, 20, 5, 8, 10 और 20 विजेता हुए तो पुरस्कार की राशि कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है ये टेबल? तो इसको हल करने के लिए आप क्या लिखेंगे, चूंकि x व y, अभी हमने समझा कि x व y प्रतिलोम अनुपात में है, x व y प्रतिलोम अनुपात में हैं, अतः क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है प्रतिलोम अनुपात में यदि x व y है तो क्या होता है, x गुणा y बराबर अचर होता है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर x4 y4, यही होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः x1 y1 बराबर x3 y3 होगा। अब मान रख दीजिए, x1 का मान कितना है 1, y1 का मान 1 लाख बराबर x3 का मान कितना है 4, y3 पूछा गया है। तो यहाँ से y3 कितना आ जाएगा, देखिए 4 गुणे में तो भाग में चला जाएगा पक्षांतरण होने पर, तो 1 लाख बटा 4 आ गया। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बच गए, ये 0 हो गया, 2 0, 20, 4 पंजे 20 और ये पीछे 3 0, मतलब 25,000 रुपये। यदि 4 विजेता हैं तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 25,000 रुपये। क्लियर? इसी का दूसरा पार्ट, ये तो पहला हो गया। दूसरे के लिए क्या करेंगे, x1 y1 बराबर क्या लेके चलेंगे, x4 y4, x4 y4। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए मान रखते हैं 1 गुणा 1 लाख बराबर x4 की जगह है 5 गुणा y4 पूछा गया है। यहाँ से y4 कितना आ जाएगा, y4 बराबर 1 लाख बटा क्या आ जाएगा, 5 गुणे में था, ये आ गया बटे में, 5 दूनी 10, ये हो गया 5 दूनी 10 और पीछे कितने 0 है 4, तो ये हो गया 20,000 रुपये।
यहाँ पर क्या आ गया, जब 5 विजेता है तो राशि और कम हो गई, 25 से किस पे आ गए, 20,000 रुपये पर। क्लियर। अब आपसे पूछा है कि 8 विजेता होंगे तब राशि क्या होगी। तो आगे हल करते हैं। देखिए थर्ड करने के लिए क्या करेंगे आप, x1 y1 बराबर x5 y5, x5 y5। तो x1 का मान 1, y1 का मान 1 लाख, x5 क्या दिया गया है 8, तो 8 गुणा y5 निकालना है आपको। तो 8 गुणे में है उसको पक्षांतरण कर देंगे, तो 1 लाख के भाग में क्या आ जाएगा 8, काटते हैं 8 एकम 8, 2 बचे, ये हो गया 20, तो 8 दूनी हो गया 16, बचे 4, ये हो गया 4 0 मतलब 40, 8 गुणा 5 40 होता है और पीछे 2 0, तो कितने आ गए 12,500 रुपये। 8 विजेता होंगे तो प्रत्येक को कितना मिलेगी धनराशि, 12,500 रुपये। क्लियर। तो इसका अगला पार्ट क्या पूछा गया आपसे, 10 विजेता होने पर पुरस्कार की राशि पूछी है। तो देखिए फोर्थ, x1 y1 बराबर x6 y6 हो जाएगा, मान रख देते हैं, ये तो वही है 1 और 1 लाख, x6 10 और y6 पूछा गया है, यहाँ से y6 निकालेंगे, 1 लाख के भाग में क्या आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब कितने रुपए आए 10,000। तो प्रत्येक को कितनी राशि मिलेगी 10,000 रुपये। क्लियर। इसका ही 5वां भाग पूछा गया है आपसे, x1 y1 बराबर x7 y7, ये वही है 1 और 1 लाख, और x7 का मान दिया गया है जब 20 विजेता हों, तो 20 लिख देंगे x7 की जगह, y7 धनराशि पूछी गई है, तो y7 बराबर 1 लाख बटा हो जाएगा 20, 2 पंजे 10, कितने रुपए मिलेंगे प्रत्येक को 5,000 रुपये। इसका मतलब जब 20 विजेता होते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं प्रत्येक को 5,000 रुपये। क्लियर हुआ, समझ में आया। जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ रही है धनराशि घट रही है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। तीलियों से एक पहिया बना रहा है, वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर रहे। देखिए कैसे बनाया है, ये तीलियां लगाई है इसने और क्या बनाया है पहिया। तो इसने ये बताया कि 2 तीलियों के बीच में जो कोण है वो बराबर बन रहा है, यहाँ 90 90 90 बन रहा है। क्लियर है। आगे क्या किया, तीलियों की संख्या बढ़ाई तो ये कोण कम हो गए, फिर तीलियों की संख्या बढ़ाई तो ये कोण और कम हो गया। समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही है हम क्या देखते हैं, इनके बीच में बने कोण कम होते जा रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ क्या पूछा है, देखो निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो तीलियों की संख्या देखिए 4 6 8 10 12 बढ़ रही है, तो क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का जो कोण है वह क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, 90 60। अब बताना है आगे का कोण, तो ये y3 y4 y5 आपको बताना है। तो जैसे जैसे तीलियां बढ़ रही है उनके बीच का जो कोण है वह कम होता जा रहा है, जो आपको चित्र से समझ में आएगा। देखिए पहले ये 4 तीली से जब बनाया है तो बीच के कोण है 90 90 डिग्री के, 6 तीलियों से बनाया तब हो गया 60 60 डिग्री का, अब 8 तीली है तो और कम हो जाएगा। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि तीलियों की संख्या और उनके बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है। तीलियों की संख्या बढ़ रही है तो उनके बीच के कोण का मान कम होता जा रहा है। क्लियर है। अब इसमें 3 प्रश्न आपसे और भी पूछे गए हैं। तो पहले हम इस सारणी को पूरा करते हैं, y3 y4 और y5 का मान निकालते हैं। देखिए इसका हल माना कि तीलियों की संख्या बराबर आपने मान ली x और उनके मध्य कोण
उनके मध्य कोण बराबर आपने मान लिया y, दो क्रमागत तीलियों के बीच का कोण मान लिया आपने y। तब प्रश्नानुसार क्या है, तब प्रश्नानुसार टेबल बन जाएगी x और y में, ये x और ये y। जब तीलियाँ थी 4 तो कोण था 90 डिग्री, तीलियाँ थी 6 तब कोण हो गया 60 डिग्री। ये दिया गया है, 4 थी तब 90, 6 थी तब 60। अब पूछा है 8, 10 और 12 के लिए, 8, 10 और 12 के लिए आपसे पूछा है y3, y4 और y5 का मान। क्लियर। अब आप क्या लिखेंगे, चूँकि x व y प्रतिलोम अनुपात में हैं, प्रतिलोम अनुपात में हैं, अतः क्या हो जाएगा x1 y1 बराबर x3 y3। क्लियर, ये तो हम जानते ही हैं। तो आगे करते हैं हल। देखिए पहला कर रहे हैं x1 y1 बराबर x3 y3, मान रख देते हैं। x1 कितना दिया गया है, देखिए 4 और 90, तो 4 गुणा 90 बराबर x3 है 8 और y3 पूछा गया है। यहाँ से y3 निकाल सकते हैं, ये 4 गुणा 90 के बटे में क्या आ जाएगा, जो 8 गुणे में था वह भाग में आ गया। क्लियर। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 90 काटा तो 45। इसका मतलब y3 कितना हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब 8 तीलियाँ होने पर दो क्रमागत तीलियों के बीच का जो कोण है वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री का। क्लियर। अब पूछा है यदि तीलियों की संख्या 10 कर दी जाए, तो देखिए दूसरा x1 y1 बराबर x4 y4, ये तो वही है 4 और 90, और ये हो गया है 10 तीलियाँ, और y4 पूछा गया है आपसे, तो y4 कितना हो जाएगा 4 गुणा 90 के भाग में आ जाएगा ये वाला 10, 1 0 से 1 0, 9 चौक 36। इसका मतलब कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, दो क्रमागत तीलियों के बीच 36 डिग्री का, जबकि तीलियों की संख्या कितनी है 10। इसी का थर्ड पार्ट x1 y1 बराबर x5 y5, मान रखते हैं, ये तो वही है 4 और 90। x5 का मान कितना है, देखिए 12 तीलियाँ हैं, y5 पूछा गया है, तो y5 यहाँ से कितना हो जाएगा 4 गुणा 90, 12 आ गया भाग में, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 0 मतलब 30 डिग्री। 12 तीलियाँ लेंगे तो प्रत्येक दो क्रमागत तीलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है। तो पहले में यहाँ लिखेंगे हाँ, तीलियों की संख्या व मध्य का कोण प्रतिलोम अनुपात में है। क्लियर। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, देखिए 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। 15 तीलियाँ मतलब x का मान आपको दिया गया है 15। देखिए हल, दूसरा पूछा गया जो प्रश्न है उसमें दूसरा क्या दिया गया है, x का मान, x बराबर दिया है 15, तो y का मान आपको पूछा गया है, तो क्या लिख देंगे, हल चूँकि x व y प्रतिलोम अनुपात में हैं, अतः क्या हो जाएगा x1 y1 बराबर xy। ये कोई भी xy दिए गए हैं, तो देख लीजिए x1 y1 का मान तो ये क्या है 4 तीली 90 डिग्री का कोण, यही था x1 y1 का मान 4 और 90 बराबर x का मान है अब 15 तीलियाँ, तो y उनके बीच का कोण पूछा है। यहाँ से y कितना आ जाएगा 4 गुणा 90 के बटे में आ जाएगा 15, 15 छंग 90, तो 6 चौक 24। इसका मतलब दो तीलियों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 24 डिग्री। क्लियर।
अब देखिए तीसरा प्रश्न, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। बीच का कोण दिया गया है, मतलब y दिया गया है आपको 40 डिग्री, तब x पूछा है। तो देखिए इसका तीसरा भाग, y बराबर 40 डिग्री, तब तीलियों की संख्या कितनी होगी। तो क्या लिख देंगे हल में, चूँकि x1 y1 बराबर क्या है xy, ये तो हमने बता दिया प्रतिलोम अनुपात में है, तब क्या हो जाएगा 4 गुणा 90 बराबर x पूछा है y बराबर 40, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 4 गुणा 90 के बटे में आ जाएगा 40, 1 0 से 1 0, 4 से 4 मतलब 9 तीली, 9 तीलियाँ। इसका मतलब 9 तीलियाँ होगी तब उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 40 डिग्री का कोण होगा। क्लियर हुआ, प्रश्न अच्छे से समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या दिया गया है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। कोई मिठाई का डिब्बा है जिसमें यदि 24 बच्चों को बांटे तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिल रही है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, पहले 24 बच्चे थे अब 4 की कमी हो गए मतलब 20 बच्चे हो गए, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। अब यहाँ ये आपको समझना है कि पहले 24 बच्चे थे तो हर एक बच्चे को 5 मिठाई मिल रही थी। अब आपने क्या किया, बच्चों को कम कर दिया, 20 बच्चे कर दिए, तो प्रत्येक बच्चे को मिठाइयों की जो संख्या थी वह मिलने वाली मिठाई की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। पहले आपके पास ये अगर मान लीजिए कोई डब्बा है जिसमें 6 मिठाई हैं, 2 जने में बांटनी है तो क्या क्या हो जाएगी, एक को 3 और दूसरे को भी 3। अब आपको बांटनी है यदि एक आदमी को तो पूरी 6 इसी को मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बच्चों की संख्या यदि कम हो रही है तो मिलने वाली मिठाई की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब बच्चों की संख्या और मिठाई की संख्या एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपात में है। ये क्लियर हो गया। तो करते हैं आगे हल। देखिए हल, माना कि बच्चों की संख्या को हमने मान लिया है x, और प्रत्येक बच्चे को एवं प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या को हमने क्या मान लिया, y। यहाँ तक क्लियर है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, टेबल क्या बनेगी, तब प्रश्नानुसार देखिए टेबल बन जाएगी x और y में, ये x और ये y। x क्या माना है, बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या जब 24 थी तो मिठाइयाँ कितनी मिल रही थी, प्रत्येक बच्चे को 5। अब बच्चों की संख्या हो गई 20, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, y2 मान लिया। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि x व y प्रतिलोम अनुपात में हैं, या आपको वहाँ सोचना होगा कि x व y प्रतिलोम अनुपात में है या सीधे समानुपात में है। क्लियर। यहाँ तो हमें पता है कि प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न है, इसलिए ये प्रतिलोम अनुपात के प्रश्न है, परंतु एग्जाम में आपको ये नहीं है पता होगा कि कौन से प्रश्नावली से लिए गए हैं, इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये कौन से अनुपात में है, सीधे समानुपात में है या प्रतिलोम अनुपात में है। क्लियर। तो आप देखते हैं आगे। अतः x1 y1 बराबर x2 y2। देखिए x1 24, y1 5, x2 20, y2 पूछा गया है, तो यहाँ से y2 कितना हो जाएगा, 24 गुणे 5 के भाग में आ जाएगा, ये जो 20 गुणे में है, काटते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 से 6 चौक 24, तो y2 बराबर कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब प्रत्येक बच्चे को अब कितनी मिठाई मिलेगी, 6। पहले कितनी मिल रही थी, 5। तो क्या लिख देंगे, अतः प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाई मिलेगी। क्लियर। बच्चों की संख्या
कम हुई तो मिठाई की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। पहले 5 थी, अब हो गई 6। क्लियर है? ये हल समझ में आया अच्छे से? तो अब हम हल करेंगे आगे का प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। देखिए 5, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? तो देखिए पहले 20 पशु थे, वो 6 दिन तक खाना खा सकते थे। अब क्या किया, 10 पशु और आ गए, मतलब 20 की जगह 30 हो गए। तो इसका मतलब जो खाना था वो अब कम दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। पहले 6 दिन चलता था, तो अब कम दिन ही चल पाएगा। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। एक हॉस्टल में बच्चों की संख्या बड़ी थी तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त था, वह संख्या कम हो गई थी। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो मतलब पशुओं की संख्या और दिनों की संख्या क्या हो गए, प्रतिलोम अनुपात में है। क्लियर? तो देखिए हल। एक तो पशुओं की संख्या मान लेंगे, माना कि पशुओं की संख्या बराबर x मान लिया। और क्या मान लेंगे, भोजन के लिए पर्याप्त दिनों की संख्या। भोजन के लिए पर्याप्त दिनों की संख्या बराबर मान लिया हमने y। तब प्रश्नानुसार टेबल बनेगी। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दीजिए एवं x और y में एक टेबल बन जाएगी। पहले कितने पशु थे, 20। तब भोजन कितने दिन चल रहा था, 6 दिन। अब 10 पशु और आ गए, मतलब 30 पशु हो गए। तो भोजन कितने दिन चलेगा वो आपसे पूछा गया है, मतलब y2 पूछा गया है। क्लियर? अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि x व y प्रतिलोम अनुपात में हैं। तो क्या लिख देंगे, चूँकि x व y प्रतिलोम अनुपात में हैं, अतः क्या हो जाएगा, x1 y1 बराबर x2 y2 हो जाएगा। हम जानते ही हैं ये। तो देखिए x1 y1 के मान रखते हैं, 20 गुणा 6 बराबर x2 30 और y2 आपसे पूछा गया है। तो y2 यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 गुणा 6 के भाग में क्या आ जाएगा, ये गुणे वाला 30, ये कट गया। तो ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो y2 बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4। मतलब जो भोजन सामग्री 6 दिन चल रही थी वह अब सिर्फ कितने दिन चलेगी, 4 दिन। 4 दिन के भीतर ही वह ख़त्म हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया प्रश्न 5वां? तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।